प्रोडक्टिव निकालने के लिए हमें 2600 घंटों में से 80 आवर्स एंड 120 आवर्स लेस करने पड़ेंगे। मशीन ने तो 2600 घंटे चलना है, लेकिन उसमें से 80 आवर्स वो चल रही थी सेटिंग अप के लिए, यानी जब हम उसको फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हैं, ट्रायल चला रहे हैं, और 120 घंटे हम उसको मेंटेनेंस पे चला के देखते हैं कि ये इसकी आवाज सही आ रही है, पुर्जे सही बैठ गए हैं एंड सो। ठीक है, जैसे कभी आप गाड़ी की ट्यूनिंग करने जाए, मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करने जाए, तो वो थोड़ी देर को चला के देखते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो वो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं होता, जस्ट उसका ट्रायल होता है। तो इट मीन्स ये जो नई मशीन है, ये 2600 आवर्स माइनस 80 माइनस 120, ये 2400 आवर्स चलेगी इन 2000X4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये इतनी बातें हमें समझ आ गई। आगे चलते हैं। द रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2000X4 हैज बीन एस्टिमेटेड एज अंडर। जब ये मशीन हमने खरीदी है, इससे जो रिलेटेड एक्सपेंडिचर आ रहे हैं वो क्या क्या है, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। Electricity used by the machine during the production will be 10 units per hour at the rate of 8.50 per unit। हमारी मशीन जो है वो 10 यूनिट इस्तेमाल करेगी पर आवर। ठीक है, और हमें कितने घंटे चलाने हैं? 8.50 पर यूनिट हमें बिजली की पेमेंट करनी है। तो हमारी फैक्ट्री जितने घंटे, ये मशीन जितने घंटे चलेगी उसको मल्टीप्लाई बाय 10 और उसको मल्टीप्लाई बाय 8.5 कर देंगे। तो हमारी मशीन ने ओवरऑल तो चलना है 26 आवर्स, उसमें से प्रोडक्टिव 2400 है। ठीक है, तो हम इसको 2600 इंटू 10 इंटू 8.5 करके हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ दैट मशीन, एंड दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, और ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स का ही हिस्सा बनेगा। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस विल बी 25,000 पर मंथ। तो हम इस मशीन को इस वक्त कितना चला रहे हैं? हम चला ही 11 महीने रहे हैं। जब हम 11 महीने चला रहे हैं तो 25,000 इंटू 11, the machine requires replacement of a part at the end of every month, which will cost 10,000 on each replacement। अच्छा जी, अब हर महीने के एंड में हमें 10,000 रुपए का उसके ऊपर कोई पार्ट भी रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे समझ ले एयर फिल्टर करना पड़ता है, या ऑयल फिल्टर करना पड़ता है, या कोई और स्विच या बुश है कि जो हमें चेंज करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट है 10,000। तो ये भी जो रोमन थर्ड पॉइंट है, 10,000 इंटू 11 कर देंगे और हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। अब मशीन ऑपरेटर विल बी अप्लाइड एट ₹9,000 पर मंथ। इस मशीन को चलाने के लिए भी हमें एक बंदा रखना पड़ेगा, और उसको हम दे रहे हैं 9,000 पर मंथ। तो कितने महीने चला रहे हैं मशीन? 11 महीने, तो 9 इंटू 11। इट इज एस्टिमेटेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5,000 पर मंथ। हमारे पास इस मशीन के आने से हो सकता है कि हमारी कुछ जगह हमारी बढ़ गई है, कुछ हमें सफाई ज्यादा करानी है एंड सो ऑन। तो हमारी जो डिपार्टमेंटल कॉस्ट ओवरहेड्स है ना, वो 5,000 बढ़ गए। तो 5,000 इंटू 11 ये भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास डाटा इससे रिलेटेड इकट्ठा हो गया है। प्लस क्या हो रहा है, कटिंग डिपार्टमेंट यूजेस अ सिंगल रेट फॉर द रिकवरी ऑफ रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन। हमने हर मशीन का सेपरेट रेट नहीं निकाला हुआ, बल्कि पूरे डिपार्टमेंट का एक ही रेट निकाला हुआ है। कटिंग डिपार्टमेंट यूजेस का सिंगल रेट। इट हैज बीन बजटेड दैट अदर 5 मशीन्स विल वर्क फॉर 12,500 आवर्स ड्यूरिंग द ईयर। हमारे पास 5 मशीनें और भी थी ना, ये जो हमें क्वेश्चन में देखा है कि इसको ऐड कर रहे हैं हम। 5 एग्जिस्टिंग मशीन हैं और एक हम नई मशीन लेके आ रहे थे, तो 5 मशीनें पहले से चल रही थी, ये एक छठी आएगी। जो 5 मशीनें हैं ना, वो चलेगी 12,500 आवर्स, इंक्लूडिंग 900 आवर्स फॉर मेंटेनेंस, और उनकी जो मेंटेनेंस आवर्स है वो है 900। तो प्रोडक्टिव कितने होंगे बच्चों? 12,500 माइनस 900, वो मेंटेनेंस के हैं। मेंटेनेंस में प्रोडक्शन नहीं होती। प्रेजेंटली द कंट्री डिपार्टमेंट इज चार्जिंग rupees 390 for productive hour for recovery of running cost of the existing machines। अभी हम क्या कर रहा है, प्रेजेंटली कटिंग डिपार्टमेंट चार्ज कर रहा है 390 का रेट, ये अभी उसका एग्जिस्टिंग रेट है।
जब भी आप देखें हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिवाइज्ड रेट निकालना है। अभी जो उसका रेट चल रहा था दैट इज ऑफ 390 और हम अपने नया रिवाइज रेट निकालना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे पॉइंट देख लेते, एक को रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हमने किया। पहला पॉइंट हमने निकाली है बच्चों डेप्रिसिएशन। इस पॉइंट से हमने निकाली है डेप्रिसिएशन। कैसे निकाली? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस का ताल्लुक टाइम पीरियड के साथ होता है। तो 13 लाख माइनस 1 लाख स्क्रैप वैल्यू, डेप्रिसिएबल अमाउंट आ गई 12 लाख, लाइफ है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में जो डिवाइड किया तो 1,20,000 आगे पर एनम। और हमने 11 महीने इस्तेमाल किए, तो जितने महीने इस्तेमाल करेंगे उतने महीने की डेप्रिसिएशन लेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो टाइम पीरियड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लेता है, और हमें 1,10,000 रुपये हमने निकाल लिया है कि हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू बनेगी। अच्छा जी, फिर हमने देखा कि हमारी मशीन ये चलेगी कितने घंटे। बेटा ये चलेगी तो 2600 आवर्स, लेकिन इसके अंदर 80 सेटअप के हैं, 120 मेंटेनेंस के हैं, तो ये दोनों नॉन प्रोडक्टिव है। प्रोडक्शन जो जिस मशीन इस मशीन से जो प्रोडक्शन होगी, जो हमें फायदा होगा दैट इज ऑफ 2600 आवर्स में से ये माइनस जब करेंगे तो बाकी प्रोडक्टिव होगी। इलेक्ट्रिसिटी इस मशीन को चलाने के लिए लगेगी हमारी 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8.50। तो हमारी मशीन तो चलेगी तो इतने ही घंटे ही ना, इससे हम ये निकालेंगे। मेंटेनेंस हमें दे दी गई 25,000 पर मंथ, इसको मल्टीप्लाई बाय 11 कर देंगे। इसी तरह रिप्लेसमेंट है पार्ट की हर महीने के एंड में, तो 11 महीने के एंड होंगे हमारे, इंटू 10,000 इंटू 11 कर देंगे। मशीन ऑपरेटर 9,000 इंटू 11 कर देंगे। और जो इंस्टॉलेशन में खर्चे हमारे हर महीने बढ़ रहे हैं दैट इज 5,000 इंटू 11 कर देंगे। और हमारे पास जो बाकी मशीन है वो 10,500 आवर्स चल रही है, उसमें से हम 900 माइनस कर देंगे, तो हमारे 5 मशीनों की प्रोडक्टिव आवर्स आ जाएंगे। और टोटल हमें आवर्स पर पता लग जाएंगे कितने हमारी मशीनों के। 12,500 में से 900 निकाले तो इन 5 मशीनों के आ गए, और 2600 में से हमने ये 200 निकाले थे, 2400 इस मशीन के आ गए। तो हमने जब मशीन वाला रेट निकालना है तो हमने देखना है कि टोटल मशीनें हमारी कितने घंटे चलेगी। और अभी जो रेट हो रहा है वो 390 का चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो अब जरा इसका आंसर देखते हैं। दिस इज 3.4 सोल्यूशन। जी बच्चों, अभी जो आपकी बजट कॉस्ट चली थी ना 5 मशीनों की पहले से, वो क्योंकि हमें हमारे पास पहले 5 मशीनें थी, तो 12,500 उनकी प्रोडक्शन उनके रनिंग आवर्स थे, उसमें से 900 हमने माइनस कर दिए, तो बाकी हमारे पास प्रोडक्टिव आवर्स आ गए, और हमने उसका रेट बनाया हुआ था 390। इसका मतलब है कि बजटेड कॉस्ट ऑफ FOH हमने पहले ये ली हुई है 4524,000। ठीक है बच्चों, ये कहाँ से आई? जो हमारे पास पहले 5 मशीनें हैं, हमने कहा था वो चलेगी 12,500 घंटे, और 900 घंटे है उनकी मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस वाला काम प्रोडक्शन या प्रोडक्शन में काउंट नहीं होता, क्योंकि ये नॉन प्रोडक्टिव है, ये मेंटेनेंस है, इससे हमें कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पहले 5 मशीनों के साथ हमने क्या बजटेड एफर्ट्स लिए हुए थे। अब जब नई मशीन आई है उस पे जो हमारा खर्चा हो रहा है वो भी हम अपना सारा डाल लेंगे। हमने डेप्रिसिएशन डाल दी, हमने मशीन को 2600 घंटे चलाना है। एक मशीन 1 घंटे जब चलती है तो 10 यूनिट्स खाती है, और 1 यूनिट है 8.5 का, ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ गई। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 25,000 इंटू 11 275 आ गई। पार्ट्स की रिप्लेसमेंट 10,000 इंटू 11 110,000 आ गई। ऑपरेटर्स वेजेस सॉरी 9,000 इंटू 11 39,000 आ गई। एंड डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस जो इंक्रीज हो रहे थे उस मशीन के आने की वजह से 5,000 इंटू 11 55,000। अब बच्चों हम इन सबको जमा करेंगे, और हमारे पास अब आ चुके हैं रिवाइज बजटेड कॉस्ट। जब हमने नई मशीन खरीद ली है, तो जब मशीन खरीदी है वो जितने महीने इस्तेमाल होगी उसको उतने पीरियड डाला। सॉरी, अच्छा जी, ये तो हमारे हो गए बच्चों बजटेड FOH। अब हमारे पास आवर्स कितने बने? 12,500 पहले से थे, उसमें से 900 निकाल दिए,
जो नई मशीन आई है वो कितनी आ रही है, 2600 घंटे चलेगी, उसमें से भी 120 और 80 निकाल देने, तो हमारे पास आवर्स रह गए 14,000। हमारे पास जो फैक्ट्री चलेगी, मशीनें चलेगी, वो इस पूरे साल में 14,000 आवर्स चलेगी। तो ये एस्टिमेट ऑफ वॉच डिवाइड बाय एस्टिमेट बेस, तो रेट निकल आया 385.29, और हमने इसको राउंड कर दिया से 385। तो बच्चों ये है 3.4 का कॉन्सेप्ट कि आपको रेट निकालना होता है रेट, लेकिन हो सकता है कि ड्यूरिंग द पीरियड आपको नई कोई मशीनरी खरीदनी पड़ गई या कोई पुरानी मशीनरी निकालनी पड़ गई, तो रिवाइज रेट भी हो सकता है। दिस इज सेम एज कि आप रिवाइज डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ठीक है। जब कोई नई मशीनरी आ जाएगी तो आपको डेप्रिसिएशन अपनी चेंज करनी पड़ जाती है, एंड सो ऑन। या कोई एसेट बीच में से सेल कर दिया, फिर भी डेप्रिसिएशन जो है ना वो रिवाइज हो जाती है। दिस इज द 3.4। और कोई क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का है इस क्वेश्चन बैंक से या पास पेपर से, तो वो बताएं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, या फिर कोई और क्वेश्चन डिस्कस करा देते। अभी तक आपने चैप्टर 1, 2, 3 में से कुछ पूछना है तो बताएं, क्योंकि मंडे को आपका टेस्ट भी है, फर्स्ट टेस्ट। कल और परसों हम रिवीजन भी कर लेंगे, लेकिन अगर रेगुलर क्लास में आपने कुछ चीज पूछनी है तो प्लीज बताएं। आज वाले क्वेश्चन की सबको समझ आई है? जी ठीक हो गया। आपके शायद क्वेश्चन था कल ये कि ये 3.4 करना है बच्चों। और भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, कोई पास पेपर से करना चाहते हैं, इन्वेंट्री का, वैल्यूएशन मैनेजमेंट, या इसका, तो बताएं। अच्छा बच्चों, कल हमने जो क्वेश्चन किए थे, तो इसमें ये होता है कि आपको कुछ एक्सपेंसेस दे दिए जाते हैं जिनको आपने अपोर्शन करना होता है अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब कुछ एक्सपेंसेस तो आपको समझ आ गए, जैसे कि रेंट है, वो हम फ्लोर एरिया के ऊपर करते हैं, ठीक है। पावर कॉस्ट है, वो मशीनों की जो कैपेसिटी है, मशीन आवर्स वो कितने कंज्यूम करते हैं, या किलोवाट एम्पेयर्स में लिखे होते हैं कहीं पे, उसके बेसिस पे हम करेंगे। और इसके अलावा जो थे, जैसे कैंटीन के एक्सपेंसेस आएंगे, तो वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, तो वो वैल्यू ऑफ और द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी है उसके ऊपर चली जाएगी। इसी तरह डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग अगर आए, तो वो वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग या एरिया ऑक्युपाइड बाय एवरी डिपार्टमेंट, वो उसके साथ उसको ट्रीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई नया एक्सपेंस भी आपको नजर आए, जैसे कल हमने देखा हीट लाइट एंड, ठीक है, तो वो हमने कहा था कि हीट एंड लाइट पावर के साथ रिलेट नहीं करती। पावर इज अ, जिसको आप कहते हैं थ्री फेज या हैवी ड्यूटी होता है, ठीक है। हीट एंड लाइट जो है ना, वो आपकी जो बिल्डिंग जिस एरिया ऑक्यूपाइड किया हुआ है, उसी प्रोपोर्शन से हम उसको कंसिडर करते हैं। लाइक वाइज इसी तरह जैसे क्लिनिक एक्सपेंसेस आ जाए, तो वो भी एरिया ऑक्यूपाइड के ऊपर जाएंगे। या जैसे कल हमने देखा कि एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था, वो 80% काम करता है मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए, तो 80% कॉस्ट तो हमने उसको मशीनिंग डिपार्टमेंट को चार्ज कर दी, और 20% वो करता था जनरल मेंटेनेंस। तो बाकी फिर हमने 20% ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड, जैसे वो सफाई कर रहा है या उसकी मेंटेनेंस कर रहा है, मतलब कहीं दरवाजे खराब हो गए हैं, लाइटें खराब हो गई हैं, फर्श खराब हो गया, तो उसकी मेंटेनेंस करता है, तो वो फिर हमने एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस पे कर दिया। तो एक एक्सपेंस पहले 80% डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, फिर फर्दर 20% भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, एंड सो ऑन। आपका कोई अगर लदर से कोई है, ठीक है, वरना फिर हम ना ये पास पेपर एनालिसिस से देख के कोई और पेपर भी अभी ट्राई कर लेते हैं। जी बेटा देखिए, इसमें हम अगर ये जो क्वेश्चन है ना, हमने सितंबर के, ऑटम के, स्प्रिंग के, ऑटम के, ये सारे तकरीबन कर लिए, ठीक है। ये स्प्रिंग तक हम सारे करके आ चुके हैं।
अगर हम अभी से पीछे जाएंगे तो ये स्प्रिंग यहाँ तक, स्प्रिंग 13, ऑटम 13 का जो क्वेश्चन है 19 नंबर का FOH का, इसको जरा दे लेते हैं। ऑटम 13, ऑटम 13 जो आएगा वो इस पे आ जाएगा। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो बच्चों वो पूछते रहो, मैं ये पेपर निकाल रहा हूँ। ऑटम 13, जी ऑटम 13 पे बच्चों ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है। ये कल हमने शायद किया है कि नहीं, नहीं हमने ये नहीं किया, इसको भी देख लेते हैं, चलो। जी बच्चों, अब हम देखते हैं इसमें क्या रिक्वायर्ड है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन। इससे बच्चों हमने जो पहले क्वेश्चन देखा, हमने देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। कल परसों जो हमने क्वेश्चन देखा था उसने कहा था कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का काम नहीं होता। यहाँ पे क्या कहा है उसने, कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन। कॉस्ट जब आपने ईच कार्टन की निकालनी है ना, तो उसके अंदर मटेरियल भी आएगा, उसके अंदर लेबर भी आएगी और FOH भी आएगा। तो FOH का ट्रीटमेंट हम सेपरेट करेंगे और फिर उसके अंदर मटेरियल और लेबर को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन आ जाएगी। दिस इज ऑफ 16 मार्क्स क्वेश्चन। जायका लिमिटेड is engaged in the business of manufacturing fruit jam. It has 3 production and 2 service departments. Following information is available from Zell's record for the month of August 2013. हमें ये भी देखना है कि हम किस पीरियड को कर रहे होते हैं, ताकि हम ये ना हो कि कोई कैलकुलेशन एनुअल बेसिस पे कर दें और कोई कैलकुलेशन हम मंथली बेसिस पे कर दें। हमें ये बातें ध्यान में बहुत रखनी है। दिस इज रेंट एंड रेट्स, इनडायरेक्ट वेजेस, जनरल लाइटिंग, पावर and depreciation of the machinery. Following further information relates to the department is as follows. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डाटा है और सर्विस डिपार्टमेंट का डाटा है। डायरेक्ट वेजेस, ये देखो ये डायरेक्ट लेबर है, इसका हमें जब यूनिट कॉस्ट निकालिए ना उस वक्त काम आएगा, FOH के लिए काम नहीं है। पावर कंज्यूम, हर एक डिपार्टमेंट ने कितनी कितनी की, फ्लोर एरिया हर डिपार्टमेंट का, लाइट पॉइंट्स, लाइट पॉइंट्स किस लिए होगा बच्चों, जनरल लाइटिंग एक्सपेंस के लिए। प्रोडक्शन आवर्स दे दिए गए, कितने कितने आवर्स में प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेबर आवर्स पर बॉटल, एक बॉटल को बनाने में आप कितने आवर्स आपके लगते हैं, यहाँ से आपके पास डेटा मिल जाएगा कुछ। क्योंकि देखिए ये आपको दी गई है डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट और ये है लेबर आवर्स पर बॉटल। आपको पता लगेगा कि हम कैसे कितने आवर्स हमने काम किया है और क्या रेट पे कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी की कॉस्ट भी हमें दे दी गई जी। आफ्टर प्रोडक्शन द जैम बॉटल्स आर फिल्ड, फाइनली पैक्ड इन ए कार्टन कंसिस्टिंग ऑफ 12 बॉटल्स। और एक कार्टन के अंदर भी कितनी बॉटल है, 12। तो हमने अब एक कार्टन की कॉस्ट निकालनी है। हमें ये देखना है कि कार्टन के अंदर 12 बॉटल्स आती है, तो एक बॉटल को बनाने की कितनी कॉस्ट है, उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो वो एक कार्टन की कॉस्ट बनेगी। ये बात भी ध्यान में रहे। द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर अपोर्शन्ड एज फॉलोज। सर्विस डिपार्टमेंट क्या करता है भाई, जो स्टोरेज है ना, ये सबको सर्विसेज दे रहा है। किस किसको, सिलेक्शन को भी, जैम मेकिंग को भी, बॉटलिंग को भी और डिस्ट्रीब्यूशन वालों को भी। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन वाले सर्विसेज दे रहे हैं सिलेक्शन को, जैम मेकिंग को और बॉटलिंग को। तो इसका मतलब है कि हमें पहले किसकी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, स्टोरेज की। शाबाश, वेरी गुड। तो रॉ एंड पैकिंग मटेरियल कॉस्ट ऑफ ₹36। अब ये आगे बच्चों मटेरियल कॉस्ट भी आ गई, क्योंकि हमने जब भी कोई यूनिट बनाना है उसके अंदर मटेरियल कॉस्ट भी है, उसके अंदर लेबर भी है और ओवरहेड्स भी है। एंड लेबर कॉस्ट ऑफ 25 इज इनकर्ड ईच बॉटल। हमारी जो लेबर कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वो है 25 ऑन ईच बॉटल, और हमने निकाल ली है कॉस्ट कार्टन की। और डायरेक्ट मटेरियल और पैकिंग कॉस्ट है 36 ऑफ ईच बॉटल, और हमने निकाल ली कॉस्ट कार्टन की। ठीक है, तो हमारे पास रॉ मटेरियल और लेबर की कॉस्ट तो सारी से आ गई।
अब हमें बाकी बातें करनी है ओवरहेड्स के ऊपर। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं ओवरहेड्स को बनाने के लिए। हम इसी तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कॉलम बना लेंगे 3 और 2 कॉलम बना लेंगे सर्विस डिपार्टमेंट के। उससे पहले एक कॉलम बना लेंगे टोटल का, और उससे पहले कॉलम बना लेंगे एलोकेशन की बेसिस का, और उससे पहले कॉलम बना लेंगे जो भी हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस हैं उनको लिखते जाएंगे। वो कौन कौन से हैं बच्चों? रेंट एंड रेट्स, इनडायरेक्ट वेजेस, जनरल लाइटिंग, पावर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। लाइक रेंट एंड रेट्स है हमारा 85,000, तो 85,000 को हम डिवाइड करेंगे किससे? ये फ्लोर एरिया को सम करेंगे, दैट इज 1500 प्लस 2000 3500 प्लस 1250, दैट इज 4750, 1000 5750 एंड 500, दैट इज 6250। तो ये हमारे पास आ गया फ्लोर एरिया टोटल। तो हम इस रेंट को उस टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय फ्लोर एरिया मल्टीप्लाई बाय ऑफ ईच डिपार्टमेंट हम ये काम करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो अपने नोटबुक में लिख लें कि रेट हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, दैट इज ऑन फ्लोर एरिया। इसके बाद आते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट वेजेस, दैट इज 60,000। अब इनडायरेक्ट वेजेस किस तरीके से पे होगी, ये हमें कोई इंफॉर्मेशन दी गई है? हमें ये बता दिया गया है कि लेबर आवर्स यूज हो रहे हैं पर बॉटल कितने कितने। ठीक है, और हमें ये भी बता दिया गया कि प्रोडक्शन आवर्स कितने हैं। ठीक है, अब हमें ये भी देखना है कि हमने कितनी कितनी प्रोडक्शन की है हर बॉटल्स की, इसमें कितने बॉटल्स की है एंड सो ऑन। अच्छा जी, हमें कुछ बताया गया है कि हमने कितनी बॉटल्स बनाई है, ये हमें कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, तो देखते हैं कि इनडायरेक्ट वेजेस को कैसे एलोकेट किया जाता है। चलो बीन वाइल हम जनरल लाइटिंग को देखते हैं। अगर जनरल लाइटिंग की जो कॉस्ट है दैट इज 75,000, और लाइट पॉइंट्स है 10, 20, 15, 5 एंड 10। तो लाइट पॉइंट्स टोटल हो गए 10 प्लस 20 30, 45, 50 एंड 60। टोटल लाइट पॉइंट्स हो गए 60। तो 75,000 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 10, 20, 15, 5, 10 करके हम जनरल लाइटिंग की कॉस्ट एलोकेट कर लेंगे। इसके बाद बच्चों कॉस्ट आ गई पावर की। पावर किस तरह एलोकेट होगी? 150,000 टोटल कॉस्ट है, और हमारे पास पावर के लिए पावर कंज्यूम्ड अवेलेबल है, पावर कंज्यूम अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इन पावरों को जमा किया, 1, 7, 9 और 10। 10,000 किलोवाट हम टोटल यूज करेंगे। 150,000 हमारी पावर है, डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय ईच करके हमारे पास आ जाएगी पावर कंज्यूम। लाइकवाइज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी दैट इज 50,000। इसको अब कॉस्ट ऑफ द मशीनरी के बेसिस के ऊपर हम इसको एलोकेट कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसको करना चाहें सिलेक्शन जैम बटलिंग, ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कर देंगे, हम 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स कर देंगे। पहला डिपार्टमेंट जो है वो सिलेक्शन करता है कि कौन से फल का हमने सिलेक्शन करके काम करें। जैम मेकिंग है सेकंड, एंड थर्ड वन इज बॉटलिंग, फिर हमने उसको बॉटल में कन्वर्ट करना है। सर्विस डिपार्टमेंट है स्टोरेज, और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बच्चों, ये हमने कर लिया। फिर हमने कहा था कि यहाँ पे हम 3 कॉलम बनाते हैं। एक में रख देंगे हम टोटल एक्सपेंस,
एक में रख देंगे बेसिस ऑफ एलोकेशन, और शुरू में आ जाएंगे हमारे ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया। पहला था हमारे पास रेंट, उसके बाद है इनडायरेक्ट वेजेस, इसके बाद हमारे पास है जनरल लाइटिंग, इसके बाद है पावर, और उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। ठीक है बच्चों, ये अब अगर आप खुद घर में भी प्रैक्टिस एक्सेल में करें ना तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है कि आपको एक तो एक्सेल में यूज करना आ जाएगा, जिसको इवेंचुअली आपने यूज करना ही करना है, और प्लस आपको ये है कि कैलकुलेशन के लिए भी इतना ज्यादा एक ही फार्मूला लगा के ना सारी वो चीजें कवर हो जाती है। तो 85, 60,000, 85,000, 60,000, 75, 150, 150,000, 50,000। तो ये बच्चों हमें एलोकेट करना है सब में, और हमें पता है कि इसकी जो बेसिस है दैट इज फ्लोर एरिया। इनडायरेक्ट वेजेस के लिए क्या बेस हम यूज कर सकते हैं, लेबर आवर्स पर बॉटल भी हमें ले सकते हैं, अभी उन्होंने क्या इसका ट्रीटमेंट किया हुआ है। फिर है जनरेटिंग का लाइट पॉइंट्स, पावर का होगा पावर कंज्यूम, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी का कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ये बच्चों ये हमारे पास बेसिस भी आ गई। तो इस तरह आपने बना के ना इसको सारे को करते चले जाना। ठीक है, ये करने के बाद आपके पास आ जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। फिर हम उसको सर्विस डिपार्टमेंट जो है स्टोरेज, पहले उसको एलोकेट करेंगे कि फिर जब उसी हो जाएगी तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, एंड सो। ठीक है, तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें जो हमने यहाँ से देख लिया है अभी, प्लस ये भी लिख लेते हैं कि मटेरियल कॉस्ट वो कितनी है। ठीक है, जी बच्चों ये इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, इसको जरा देख लेते हैं। डायरेक्ट वेजेस तो हमें दी गई है या नहीं दी गई, इसको भी देख लेते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दिस इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जायका लिमिटेड की। डायरेक्ट वेजेस हमें गिवन है। अच्छा जी, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस को आपने देखे ये 85,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जनरल राइटिंग को कर दिया। इनडायरेक्ट वेजेस के लिए जो बेसिस यूज किया उसने वो डायरेक्ट वेजेस यूज किए। इनडायरेक्ट वेजेस इज इन प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस। चलो उसको भी देख लेते हैं अभी, पावर एंड डेप्रिसिएशन। ओके, तो टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स हमारे पास आ रहे हैं। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें हमारे पास क्या डायरेक्ट वेजेस अवेलेबल है। जी बच्चों, डायरेक्ट वेजेस हमें दे दी गई थी 60,000, 80,000, 32,000, 8,000 एंड 20,000। तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि इनडायरेक्ट वेजेस जो है, जो इनडायरेक्ट वेजेस है वो काम करती है इन रिलेशन टू डायरेक्ट वेजेस।
इनडायरेक्ट वेजेस में क्या करना होता है, हेल्प करना होता है डायरेक्ट वेजेस वालों की। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस कौन सी होती है, या डायरेक्ट लेबर जो कि प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रही होती है एक्टिवली, जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है इनटू फिनिश गुड्स। तो इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो भी उसी के साथ ही हेल्प कर रही होती है। तो इसके लिए उन्होंने इसको बेसिस बनाया है डायरेक्ट वेजेस। ठीक है बच्चों, यानी कि जहां पे जितना लेबर डायरेक्टली काम कर रही है उतनी ही इनडायरेक्ट वेजेस भी वहां पे आके काम करेगी। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो हमारी इनडायरेक्ट वेजेस कितनी है, 60,000, और डायरेक्ट वेजेस हमारे पास है 60 प्लस 80 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 20, ये कितने बन गए बच्चों, 140, और ये 180 एंड 200,000। तो टोटल जो हमारे पास डायरेक्ट वेजेस है दैट इज ऑफ 200,000। ये आगे 60 और 80, दिस इज ऑफ 60,000, 80,000, 32 and 8, 8,000 and 20,000। तो हमारे पास बच्चों जो इसका सम है ना दैट इज वो 200,000। तो हमें इनडायरेक्ट वेजेस को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज 60,000 डिवाइड बाय 200,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 60,000। तो इस तरह करने से हमारे पास ये इस डिपार्टमेंट की आ गई इनडायरेक्ट वेजेस। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इस फार्मूले में इसको लगाना चाहें तो हम इसको यूं कर सकते हैं, जी। अब ये देखो बच्चों, अब ये हम फार्मूला जब लगाएंगे ना तो इससे सारे डिपार्टमेंट्स की ना ये इनडायरेक्ट वेजेस निकाल दी है। अगर हम इन सबका सब करेंगे, देखें ये 60,000 ही आ रहा है। तो दिस वे हमने क्या किया है, इनडायरेक्ट वेजेस के लिए हमें कोई बेसिस नहीं पता थी तो हमने उसकी कोई बेसिस निकाल ली। जब क्वेश्चन में स्टेट अवे आपको कोई बेसिस ना दी गई हो तो आपने जो मोस्ट रेलिवेंट बेस उसकी बन रही हो उसकी बेसिस पे जाना है। हम यहाँ क्वेश्चन में जाके देख सकते थे शायद कि हमें कोई लेबर आवर्स हमें पता को यूज कर सकते थे कब, जब हमें बताए होते कि इतनी बॉटल्स इसकी बन रही है, इतनी बॉटल इसकी बन रही है, इसकी बॉटल इतनी बन रही है। हमें तो बॉटल्स पता ही नहीं कि कितनी बन रही है टोटल, तो हम लेबर आवर्स पर बॉटल की बेसिस पे इसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब ये प्रोडक्शन आवर्स है, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन आवर्स नहीं पता कि ये मशीनरी के लेबर के, ये भी हमें एक इशू है। लेकिन हमारे पास डायरेक्ट वेजेस रुपीस में अवेलेबल थी तो हमने उसी प्रोपोर्शन से इसको निकाल लिया। ठीक है बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बताएं। तो ये आपके सामने है इनडायरेक्ट वेजेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। देखिए 18,000, 24,000, 9,600, 9,600 एंड 2,400 एंड 6,000, यही हमने यहाँ पे निकाली है। ये आप देख सकते हैं 1800, 18,000, 24,000, 9,600, 2,400 एंड 6,000। सेम हमने यही चीज अभी यहाँ पे निकाली है। ठीक है बच्चों, ये भी हम आपको ना इसको मल्टीपल स्क्रीन करके दिखा देते हैं। ये देखें 18,000, 18,000, 24,000, 9,600, 2,400 एंड 6,000। तो बाकी चीजें आपको समझ आ चुकी थी कि रेंट एंड रेट्स को कैसे किया जाता है, जनरल राइटिंग को कैसे किया जाता है, इनडायरेक्ट वेजेस हमने कर ली, पावर कर ली, डेप्रिसिएशन कर ली। तो ये हमारे पास आ गए टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स। टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स, डायरेक्ट वेजेस को हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ लेंगे रेंट, जनरल राइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन। तो ये हमारे पास आ गया टोटल। अब इससे आगे कैसे प्रोसीड करना है, जब ये हमारे पास आ गई तो अब हमने स्टोरेज की कॉस्ट को खत्म करना है। जिस तरह हमने यहाँ बात की पहले कि स्टोरेज की जो कॉस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जब हमने स्टोरेज की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जितनी भी स्टोरेज की कॉस्ट थी उसको खत्म कर दिया। अगर आप देखें स्टोरेज की कॉस्ट हमारे पास यही 50,250 बनी है, 50,250। इसी को हमने खत्म किया किस किस रेशो में, 1:3:4:2 की रेशो में।
और वो रेशो हमें कहाँ दी गई थी, क्वेश्चन में गिवन थी कि हमने इसको इतने परसेंट काम देना है, इसको इतने परसेंट, इसको इतने परसेंट, इसको इतने परसेंट। ठीक है, वो भी अगर आप देखना चाहो तो ये हम दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। जी, 10% सिलेक्शन को, 30% जैम मेकिंग को, 40% बॉटलिंग को और 20% डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप 1342 की रेशो कर लें या ये परसेंटेजेस लिख लें। सो इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है, आपने कैलकुलेशन जो कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया उसको बताना जरूर है। ठीक है बच्चों, ये इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के पास भी अपनी कॉस्ट आ गई, तो 45,300 पहले से थी, 10,050 और आ गई, टोटल हो गई 55,350। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये स्टोरेज डिपार्टमेंट को कोई सर्विसेज नहीं दे रहा था, तो हम इसको 20%, 50% 30% करके हमने इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अच्छा, जब ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो ये सिलेक्शन की पहले अपनी कॉस्ट थी, प्लस ये सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ गई, प्लस ये डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट आ गई। अब टोटल कॉस्ट बन गई है 91,995। क्योंकि बच्चों हमने ये सर्विस डिपार्टमेंट्स रखे ही इसलिए कि हम प्रोडक्शन को हेल्प करें, तो इसलिए इनकी कॉस्टें उठा के अब डाल दी है इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर। अब ये इसकी हो गई 91,995 एंड सो ऑन। हमने हमारे प्रोडक्शन आवर्स कितने थे, 1,533, 3,577 एंड 1,815। तो हमें रेट पर आर निकल आ रहा है हमारा, अगर हम प्रोडक्शन आवर्स के हवाले से निकालें, दैट इज 60, 64 एंड 70। अब हम जाके देखेंगे कि हमारे एक कार्टन की कॉस्ट कितनी है। बच्चों देखो, रहा मटेरियल बताया गया था कि 36 पर बॉटल है, कितनी बॉटल्स है, 12, 36 इंटू 12 432, ये मटेरियल की कॉस्ट हो गई। एंड पैकिंग, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी 25 इंटू 12 300। अच्छा जी, अब ओवरहेड्स, अब ओवरहेड्स हमने किस तरह करने हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स हमें डालने हैं। हमने इनका रेट निकाल लिया है 60, 64 एंड 70। अच्छा जी, 60 इंटू 12 इंटू 0.1, 64 इंटू 12 इंटू 0.25 एंड 70 इंटू 12 इंटू 0.15। ये था कि एक बॉटल को बनाने पे उनके कितने आवर्स लगते हैं, एक बॉटल को बनाने पे कितने आ सकते हैं, और ये रेट भी हमने किस पे निकाला है, आर पे। तो जितने आवर्स हमारे लगते हैं एक बोतल को बनाने पे, ये मल्टीप्लाई 12, तो 12 बोतलों के आ गए, 12 बोतलों से ही एक कार्टन बनता है। और एक आर का रेट है 60, इस डिपार्टमेंट का रेट है 60, इसका रेट है 64, इसका रेट है 70। जब हमने इन तीनों को डिपार्टमेंट्स के रेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गई ओवरहेड की कॉस्ट ऑफ वन कार्टन। इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया, और ये टोटल बच्चों हमारी कॉस्ट बन गई है 1112 ऑफ ईच कार्टन। जी बच्चों, यहां तक तो आप बिल्कुल कंफर्टेबली आ गए होंगे कि ये कॉस्टिंग क्या हो रही है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, प्रोडक्शन आवर्स हमें दिए गए थे कि ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कितने कितने घंटे काम करते हैं। तो हमने प्रोडक्शन आवर्स की बेसिस पे उसका रेट निकाल लिया, रेट पर प्रोडक्शन आवर। कि सिलेक्शन डिपार्टमेंट में जब भी उन 15,033 घंटे काम होगा तो हमारी कॉस्ट लग रही है ये, इसका मतलब है कि एक घंटे की कॉस्ट लगती है 60, लाइक वाइज 64, लाइक वाइज 70। अच्छा, वापस अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जरा। जी बच्चों, यहाँ देखिए, ये बताया था कि लेबर आवर्स पर बॉटल, एक बॉटल पे हमें कितने आवर्स लग रहे हैं, 0.1, 0.25, 0.15। तो जब हमने पर आवर का रेट निकाल लिया, क्या निकाल लिए, पर आवर का रेट, तो ये बॉटल, ये जो है ना बॉटल, वो लेती है 0.1 आर, ये बॉटल लेती है 0.25 आर, और यहाँ लेती है 0.15 आर। तो फिर हम जब आर का रेट निकालने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ हमने किया है, तो हमारे पास आ गई ओवरहेड्स की कॉस्टिंग। तो बिसाइड्स मटेरियल और लेबर हम ओवरहेड की कॉस्ट में लिखेंगे। अमूमन किसी क्वेश्चन में होता है कि सिर्फ हमसे ये मांगा जाता है, दैट इज 390।
पर कार्टन मांगे, अगर पर बॉटल मांगता तो हम इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे, एंड सो। दिस इज द बच्चों क्वेश्चन है ऑफ ऑटम 2013 का, जिसके अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी पड़ रही है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन चीज जो थी वो नहीं आई थी, और उसके लिए हमने क्या यूज किया है, डायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस के लिए हमने यूज कर लिया डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, इसी तरह और कोई नई चीज आ सकती है, तो आपने देखना है कि उसकी या तो क्वेश्चन में आपको बता दी जाएगा कि इसको किस बेसिस के साथ हमने एलोकेट करना है, और अगर नहीं बताएगा तो आपने उसकी कोई अप्रोप्रिएट बेसिस कहीं से ढूंढनी है, वर्किंग निकल, आपने उसको देखना है कि इसका इसके साथ रिलेशनशिप बन सकता है, तो उसको आपने लेके चलना है। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? जी बेटा। बासिम और जो सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, फैज, रसूल, तो बच्चों देखो थोड़ा सा ना हर क्वेश्चन में कोई नई चीज होती है, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करोगे, और तो ये क्वेश्चन आपका साथ होता जाएगा। प्लस ये है कि आप जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं, अपने पास पेपर्स करते जा रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि आप एंड में आके सारे पास पेपर्स फिर शुरू से करने लग जाएंगे। इसके लिए तरीकेकार ये है कि आप इस क्वेश्चन को, जिसको आपने कर लिया है, उसको एक दफा तो आप टिक करेंगे ही करेंगे। प्लस आपने इसमें जो जाके चीज देखने वाली है ना, वो क्या है, सिर्फ कि ये जो इनडायरेक्ट वेजेस है ना, इसको किस बेसिस पे करना है, ये आपके लिए एक नई चीज आई है, तो इस सिर्फ इसको आप टिक लगा लो। ठीक है, इसको आप क्या कर लो, टिक लगा लो, कि ये सिर्फ इसमें पॉइंट ये था ना, या इसको हाईलाइट कर लो कि ये एक इंटरेस्टिंग था, और इस इनडायरेक्ट वेजेस को हमने जाके किया है विद डायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस को जाके किया हमने डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि रेंट एंड रेट्स का आपको पहले आता है फ्लोर एरिया, जनरल लाइटिंग के लिए आ गया लाइट पॉइंट्स, आपने एक दो क्वेश्चन में कर लिया है, पावर का पावर कंज्यूम के साथ आ गया, डेप्रिसिएशन का कॉस्ट ऑफ मशीनरी के साथ आ गया। ठीक है, एक नया पॉइंट आया, अब इसमें पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट आपने इनडायरेक्ट वेजेस लिखा और आपने इसके साथ रिलेशनशिप बना के देखा। प्लस क्या हुआ कि एंड पे जाके आपने ये प्रोडक्शन आवर्स आपको दिए गए थे, दिस में भी लेबर आवर्स, दिस में भी मशीन आवर्स, लेकिन ज्यादा हमें इसकी प्रॉक्सिमिटी लग रही है लेबर आवर के साथ। ठीक है, तो हमने इसके साथ रेट निकाल लिया, और हर बॉटल कितना कितना रेट यूज कर रही थी उससे मल्टीप्लाई किया, और हमने जब कॉस्ट ही कार्टन की निकालनी है, तो फिर हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, और हमारे पास इस तरह कार्टन की कॉस्ट आ गई। तो आप ये नहीं होगा कि जब बच्चों एंड पे आप प्रैक्टिस करने बैठे हो या रिवीजन करने बैठे हो, तो पूरा सवाल करे जा रहे हो और अपने आप को हल्कान कर रहे हो। इस क्वेश्चन में जस्ट आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट वेजेस को हाईलाइट करना है, कि ये हमें देखना है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। तो आप 2-3 मिनट में ही इसका ये क्वेश्चन पढ़ा, इस पॉइंट को समझा और उसका आंसर देखा, आपको एक क्वेश्चन आ गया, रादर देन कि आप पूरा क्वेश्चन लेके बैठे हुए और करे जा रहे हैं। तो आपने स्मार्ट प्ले करना है, रादर देन के जी, बल्कि आप इसको यहाँ पे भी जाके हाईलाइट कर सकते हैं। ये जो पास पेपर एनालिसिस था, इसमें इसको स्टेरिक लगा के, ये हमने ये अभी किया है ऑटम 13 का 90 नंबर का क्वेश्चन था, इसको स्टेरिक लगा के 1, और यहाँ लिख लो कि सर इसमें इनडायरेक्ट वेजेस का पॉइंट एक नया था। इस तरह इसमें क्या नया था, इसमें क्या नया था, तो आपके पास एक जल्दी अगर टाइम, यानी कि आपके 2-3 पेपर हैं, तो आपको इतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ये काम किया हुआ है। तो रादर देन के जी आप उस काम को बार बार करे जा रहे हैं फजूल में, तो ये ज्यादा अच्छी एडवाइस नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप अपने नोट्स बनाते जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। तो बच्चों, कल हमारी क्लास आई थिंक 11:15 बजे है, और 1.5 घंटे की क्लास है। उसके लिए भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप बेशक मुझे पहले बता दें कि सर हमें ये करा दें, और या ये टॉपिक हमें कवर नहीं हुआ हुआ, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, एंड सो ऑन, तो हम उसके मुताबिक उसको कर लेंगे। आपके जो टेस्ट आएगा, तो उसमें हो सकता है कि जो टीओटी है, मैं ये भी पूछ लूँ कि व्हाट इज परचेज रिक्विजिशन, व्हाट इज मटेरियल रिक्विजिशन, व्हाट इज बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, ये क्या होता है, व्हाट इज ईओक्यू, व्हाट इज लीड टाइम, व्हाट इज रीऑर्डर लेवल, एंड सो ऑन। तो बच्चों, ये चीजें हैं
आपने जो भी अभी तक 3 चैप्टर्स हुए हैं, अब अभी तक स्लो स्लो चलते रहे हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको अब कंफर्ट आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा पेस लेके चलेंगे, और जब से ही हमारी नेक्स्ट क्लास होती है, अगर टेस्ट वाले दिन क्लास हुई, तो अब हम लेबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑफ लेबर। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट चैप्टर जो है वो लेबर का आएगा। अगर मैं देखता हूँ अभी यहाँ पे स्टडी टेक्स्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर ये रमज़ान में टाइमिंग वगैरह चेंज नहीं हो सकती सर? बड़ा मसला हो जाएगा सुबह सुबह से। हाँ बताओ कितने बजे करें? सर अगर ये थोड़ा लेट हो जाए तो फिर आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर हर बंदा सहरी तक तो जागता ही है और जागना पड़ता है, तो जी जी। सुबह 8 बजे उठना मुश्किल हो जाएगा। ये तो कोई रिकमेंड करो ना, किस टाइम करें? सर 11 बजे तक, 11 से 12। 11 से 12? यस सर। अच्छा चलो, मैं इस पे कोशिश करता हूँ, लेकिन मसला पता क्या बच्चों, मैंने भी तो ऑफिस जाना होता है ना। यस सर। ये भी थोड़ा सा है, लेकिन चलो, एक तजवीज़ ये आई थी आपके क्लास में से कि जी हम ना वो कर लें, सहरी के फौरन बाद, जैसे नमाज पढ़ी, अब तो मस्जिद में भी नहीं सर जाना सहरी की नमाज पढ़ने तो यस। तो उस वक्त हम कर लें, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। चलो अभी मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ, क्योंकि खैर पासवर्ड तो मेरे पास है, जूम मीटिंग मैंने ही अरेंज करनी होती है, उसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन का इतना रोल नहीं है। बाकी आप लोग कम से कम ये कर लो कि अपना प्रेफरेंस टाइम बता दो कि क्या है, ताकि हम मेजोरिटी का भी जो टाइम बनेगा ना, उसके ऊपर फिर क्लास रख लेंगे। अगर आपने 11 से 12 भी रखनी है, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी चला सकता हूँ, और उसमें भी हम उसको देख सकते हैं कि पहले मैं रिकॉर्ड किया वो आपके साथ चला दूँ, और उसमें फीडबैक तो मैं आपका ले सकता हूँ कि दफ्तर के टाइम में भी आप मुझे व्हाट्सएप में या वैसे बता सकेंगे सर इसमें ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया, तो वो हम उस तरह कर सकते हैं। लेकिन हर बच्चा अपने प्रेफरेंस टाइम बता दे कि उसको कौन सा टाइम प्रेफर्ड लगता है। अगर उसको शाम का कोई टाइम अच्छा लगता है, जैसे से अभी रोजा खुलेगा तकरीबन 7 बजे करीब, आप कहते हो 5 से 6 क्लास ले लें, तो वो पॉसिबल है, क्योंकि मेरी 4 बजे छुट्टी होगी तो मैं 5 बजे घर आ सकता हूँ। 5 से 6 क्लास ले लें, या कोई और टाइम देखो। दिन का टाइम ना बच्चों जरा, ऑफिस की वजह से ना, मेरा ऑफिस टाइम है 10 से 4, तो ये सुबह की जो क्लास रखता हूँ 8 से 9, वो भी इसीलिए रखी थी कि ताकि ऑफिस बंदा आराम से पहुंच जाए, और ना ऑफिस के काम की डिस्टर्बेंस हो, ना मुझे आपको कभी ऑफ करना पड़े। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हर एक अपना कोई प्रेफरेंस टाइम बता दें, ताकि जहां मेजोरिटी का टाइम मिल रहा होगा हम वो कर लेंगे। सर यानी कि वैसे शहरी के सहरी के 5 बाद से बेटर है लेके सबसे। 9 बजे तक भी सुबह सहरी के का कोई बाद टाइम बेटर स्लॉट देख लो, और अगर 5 से 6 देखना है, या इवन के तरावी के बाद भी देखना है, अगर जैसे सपोज 11 से 12 रात को पढ़ना है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी प्रेफरेंस है वो मुझे बताएं। इसके बाद बच्चों हम लेबर शुरू करेंगे। एक मिनट, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। लेबर हमारा ये चैप्टर है, दैट इज अवेलेबल इन स्टडी टेक्स्ट ऑफ 2020 के, इसमें अवेलेबल है। 2019 के सिलेबस में ये नहीं था, 2020 के सिलेबस में ये है। तो ये लेबर बच्चों हमने पढ़ना है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। हाँ आप क्या कह रहे थे भाई? सर सहरी के बाद वाला टाइम ठीक है। कौन सा वाला, सारी के बाद वाला? बाहर चलो, जी सर। जो जिसकी प्रेफरेंस है ना, वो अपना टाइम ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, फिर मैं इसको एनालाइज कर लूंगा। बेशक इंडिविजुअली कर ले, अगर ग्रुप में नहीं भी करना, तो जो ज्यादा बच्चों की प्रेफरेंस बन रही होगी वो कर लेंगे, और फिर वो मैं मशवरा कर लूंगा इनसे, मैनेजमेंट से। क्योंकि ये जो अभी हमारे पास जूम क्लास है ना, ये एट अ टाइम एक सब्जेक्ट की हो सकती है। अगर उस टाइम किसी और टीचर ने भी वो टाइम रखा हुआ, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल मेरे पास ये शहरी से लेके अभी सुबह 9 बजे तक का टाइम, प्लस 5 से 6 का टाइम भी अवेलेबल है, रात को 11 से 12 का भी अवेलेबल है। जो भी हमको टाइम होगा इंशाल्लाह आज डिसाइड कर लेंगे। कल तो हमारी क्लास है ही, पौने 11 से 12:15 तक, वो तो आपको सबके लिए आसानी है ही। संडे को भी इसी तरह सॉरी, रिवीजन क्लास की भी टाइमिंग यही है, पौने 11 से आई थिंक 12:15। तो बच्चों आप ये टेस्ट की तैयारी करो, पहले 3 चैप्टर्स की सही तरह, और अगर कोई क्वेरी आ रही हो तो मुझसे आप प्लीज कर लेना। सर ये हम रिवीजन क्लास में क्या पढ़ेंगे? बच्चों इस तरह हुआ था ना कि कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था उनका, आप लोग तो शायद शुरू से थे, तो उनको चैप्टर 1 हमने नहीं पढ़ा सके थे, तो फिर मैंने उनको कहा था आप चैप्टर 1 किताब से पढ़ लें, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें। एक आध स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था, वही जो एग्जाम्पल थी
जो स्टॉक काउंट वाली थी, बीटा और जो इस तरह का जो एग्जाम्पल था, वो हम देख लेंगे। जिसने रिवीजन करनी, हम यानी कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स की उसमें रिवीजन कर लेंगे, और जो भी आप चाहोगे कि जी हमें ये पढ़ा दें, ये पढ़ा दें, ये पढ़ा दें, वो हम देख लेंगे। इनफैक्ट ये डिजाइन की गई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमारे साथ एडमिशन लेट लिया था और पहला वीक या 2 वीक्स वो मिस कर गए थे। बेसिकली उनके लिए डिजाइन की गई है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से था कि जी रिकॉर्डिंग्स हमें अवेलेबल कर दें, हमें ये दोबारा सुना दें। तो वो सारी, जिन बच्चों ने अगर क्लासेस सारी ली भी थी तो वो भी ले लें, उनको उनको जरा रिवीजन अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें। नो सर, बस ये टाइमिंग का था इशू, बस वो कर लेते हैं ठीक है, इंशाल्लाह। चलो इसको आप मुझे बेसिक इंडिविजुअली बेसिक मैसेज कर दो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई हम ऐसा आए, क्योंकि मुझे कोई नहीं है कि मैं आपको प्रॉम्प्ट नहीं करूँगा भाई 8 से 9 ही पढ़ना है। आप लोगों ने पढ़ना है, तो मुझे जो मेरे पास कंफर्ट जोन है मैं आपको जरूर दूंगा। लेकिन अब ऑफिस में आपको पता है ना, ऑफिस में तो बंदा इस तरह ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं ले सकता, ऑफिस के अपने मामला होते हैं, इंटरफेरेंस होती है, तो प्लीज बस सर, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। ओके सर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।